हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 45। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस क्यूआर कोड की मदद से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो उत्पाद 3 बनते हैं टोटल, जिसमें एक ठोस होता है और 2 गैस होती है। ठोस उत्पाद कौन सा है, यही पूछा है। ये रिएक्शन जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये फेरस सल्फेट है, फॉर्मूला FeSO4 सॉलिड है। जब इसको हीट किया जाता है तो बनता है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यह है फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड ठोस बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है। फेरिक ऑक्साइड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर है। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? यानी एक क्षण चुंबक का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक नियत चुंबकीय क्षेत्र जो है वहां से मिलता रहे, यानी एक स्रोत के रूप में क्षण चुंबक का इस्तेमाल किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार की होंगी। तो जो बार मैग्नेट होता है, क्षण चुंबक होता है, उसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। एन से नॉर्थ और एन से निकलना, जो उत्तर ध्रुव होता है वहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और जाकर के विलीन हो जाती है, घुस जाती है जो दक्षिण ध्रुव होता है उसमें। ठीक है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाकर के एंटर करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और ये बंद वक्र होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है बंद वक्र होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वक्र नहीं है, बंद नहीं है, बट ये बंद होती है, ये बंद होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये बंद वक्र होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। उत्तर ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में जाकर के एंटर करती है। बाहर में ये दिशा है। अंदर के बारे में पूछ दे तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखना है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, पास पास होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है अधिक होती है। पोल पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो काफी सघन है। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में डैश वृद्धि होगी। शक्ति बराबर ये होता है V इंटू में I। अगर आप इसको भी 3 गुना कर दो, इसको भी 3 गुना कर दो, तो जो शक्ति है वो 9 गुनी हो जाएगी। ये हमारा आंसर। डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं या उत्तरदायी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि जो आपके 44 होते हैं ये होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र में 44 होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र, जिसे हम लोग ऑटोसोम्स भी बोलते हैं, और 2 होते हैं आपके लैंगिक गुणसूत्र, जिसे हम लोग एलोसोम्स बोलते हैं। ये जो एलोसोम्स है, मेल के अंदर XY होता है और फीमेल के अंदर XX होता है। तो एलोसोम हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो XY है इसी से क्या है, लिंग निर्धारण होता है। फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम के बारे में बताना है। फ्लोएम की सहयोगी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती है, गलत हो जाएगा। देखिए, फ्लोएम के होते हैं 4 अवयव। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, 5 अवयव यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी 4 अवयव कभी 5 अवयव जो है आ जाएगा। NCERT क्लास 9th के बुक में जो है 5 अवयव दिए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 4 ही मिलेगा। मेनली हम लोग 4 ही बोलते हैं। चालनी नलिकाएं जिसे हम लोग सीव ट्यूब बोलते हैं, साथी कोशिका, इसी को सहयोगी कोशिका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को कंपेनियन सेल्स बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये सारे जो है आपके 4-5 अवयव होते हैं। जो छिद्रित दीवारों की बात की गई है ये चालनी नलिका में होती है। यहाँ पर देखो सहयोगी कोशिका में रखा है, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट है फ्लोएम में चालनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है। फ्लोएम के जो ये 4-5 अवयव होते हैं उसमें केवल फ्लोएम रेशे,
फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, बाकी सारे के सारे जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। फ्लोएम का परिवहन एक दिशिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक दिशिक तो जाइलम के अंदर होता है, तो फ्लोएम के अंदर जो भोजन है वो पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों में जाता है, तो एक दिशिक कहना गलत हो जाएगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक लेकर जाता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये सही है। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पेयजल जो है, पीने वाला जो पानी है, पीने वाला जो जल है, उसको रोगाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, इसमें जो क्लोरीन है ये मुख्यतः उत्तरदायी है इस प्रॉपर्टी के लिए, इस विशेषता के लिए। निम्न में से किन प्राणियों में दो कक्षीय हृदय होता है? किसके हार्ट में दो ही चैम्बर्स होते हैं और उस दो चैम्बर्स में एक अलिंद होगा और एक निलय होगा, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा? यह मछली। बी हमारा आंसर हो जाएगा। पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, उसके बाद स्तनधारी में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, सरीसृप में और उभयचर में 3 ही चैम्बर्स होते हैं। इन 3 चैम्बर्स में ऐसे होगा, 2 ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, और जिनमें 4 चैम्बर्स होते हैं उनमें 2 अलिंद और 2 निलय। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो अगर आपको आवर्धन पता है तो आप प्रतिबिंब की प्रकृति बता सकते हो कि वो सीधा है या उल्टा है ना, वास्तविक है या आभासी है, बड़ा है साइज में या छोटा है, या समान आकार का है, आप बता सकते हो। तो जो आवर्धन है जिसे हम लोग m से दिखाते हैं, ये -0.65 है। तो क्योंकि आवर्धन का जो मान है वो ऋणात्मक है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और आवर्धन का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मान है, ये देखो 1 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो साइज में छोटा है, वस्तु के साइज से प्रतिबिंब जो है छोटा है। क्योंकि जो आवर्धन बराबर होता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई होती है, यही होती है ना। अब ये रेशियो जो है 1 से छोटा कब मिलेगा? जब नीचे वाला वैल्यू जो है बड़ा हो जाए, यानी वस्तु का आकार जो है बड़ा हो जाए, तभी मिलेगा 1 से छोटा। इसीलिए वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है अगर आवर्धन 1 से कम होता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निम्नलिखित में से कितना होगा? तो आपसे अगर EMF पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, V = I इंटू में जो R होता है फॉर्मूला वही लगाना है। I का मान जो है 1 मिली एम्पियर है और जो प्रतिरोध है वो 4 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4 मिली वोल्ट। याद रखिएगा 4 वोल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि जो हमारा करंट है वो मिली एम्पियर में है, तो 4 मिली वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो या तो 4 मिली वोल्ट लिखो या फिर क्या लिखो, 4 × 10⁻³ वोल्ट। जननांगी हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है। जननांगी हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है। जननांगी हर्पीज जो बीमारी है ये विषाणु के कारण बीमारी होती है, और ये जो वायरस है ये है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। जीवाणु के कारण जो यौन संचारित बीमारी होती है उसमें एक है आपका सुजाक, इसी को हम लोग गोनोरिया बोलते हैं इंग्लिश में, गोनोरिया। और एक है सिफिलिस। ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों जो है यौन संचारित बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो जीवाणु के कारण होती है। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम याद रख सकते हो, प्लाज्मोडियम के कारण जो मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सारे मलेरियल पैरासाइट हैं। कवक के कारण एक बहुत ही ज़्यादा जो ये संक्रामक रोग है जिसे हम लोग ताद बोलते हैं, रिंग वॉर्म इंग्लिश में। आप में से बहुतों के साथ हुआ भी होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है ये दाद। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों के व्यवस्था में अंतिम तत्व डैश था। तो न्यूलैंड साहब ने जो अपना वर्गीकरण दिया था तत्वों का, उसमें
उन्होंने शुरुआत तो किया था हाइड्रोजन से और ख़त्म किया था थोरियम पे। तो ये उनका पहला तत्व था, फर्स्ट, और थोरियम लास्ट। सी हमारा आंसर। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये बात तो आप जानते हैं। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकता है? तो याद करो, मैंने आपसे बात किया हुआ है इस मैटर पर। विबग्योर जो है हमारा, जब हम जाएंगे वायलेट से रेड की तरफ, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है, ये घटता चला जाता है। विचलन कोण घट रहा है, इसका मतलब झुकाव जो है कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा झुकाव बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है और सबसे कम झुकता है लाल रंग का प्रकाश। हमें पीला है, नारंगी है, आसमानी है, बैंगनी है, ये सारे दिए हुए हैं, तो नारंगी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे कम झुकेगा। इसका एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण जो है सबसे कम होगा। नारंगी हमारा आंसर। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? आपने ये चीज़ तो सुना ही होगा, जो लोग जिम करते हैं, है ना, जो डेली जिम करते हैं, वो प्रोटीन शेक लेते हैं। प्रोटीन शेक लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो प्रोटीन रिच फूड को ही कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर है, सोयाबीन है, दाल है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता। जो कार्बन यौगिक होते हैं उनमें त्रिआबंध हो सकते हैं, आयनिक आबंध नहीं होता है। आयनिक आबंध नहीं होता है, एकल आबंध, द्विआबंध, तो ये सब तो जानते ही हो आप। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है। बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, क्या होगा? परिनालिका है, उसमें अगर आप फेरों की संख्या बढ़ा दो या फिर विद्युत धारा का मान बढ़ा दो, इन दोनों ही सूरतों में जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है बढ़ेगा। परिनालिका देखो कुछ नहीं होता, ये जो तार है इसी को आप ऐसे घुमा दो, ऐसे लपेट दो, वही अरेंजमेंट अपने आप में परिनालिका है। अब हम धारा का फ्लो करवाएंगे यहाँ से तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, अगर उसकी प्रबलता हमें बढ़ानी है तो फेरों की संख्या बढ़ा देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम जो धारा का मान है उसको बढ़ा देंगे, 5 एम्पियर बजाय हम 10 एम्पियर भेजेंगे। तो सीधा समानुपाती रिलेशन है, आप ये याद रखो। फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो फेरों की संख्या में वृद्धि से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। डी हमारा आंसर। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग क्यों रखा जाता है? देखिए, हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर्स होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ऑक्सीजनेटेड को ही हम लोग ऑक्सीजन रहित बोलते हैं। सॉरी, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हम लोग ऑक्सीजन रहित बोलते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड है उसे हम लोग ऑक्सीजन युक्त बोलते हैं। तो सीधा सा मतलब समझो कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसे हम लोग अलग रखते हैं, उसे हम लोग मिक्स नहीं होने देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि जो भी गर्म खून वाले प्राणी होते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, हम लोग मनुष्य भी मैमल्स हैं, इन सब में क्या होता है कि जो इनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। बाहर का तापमान कुछ भी रहे, हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। और वो ऊर्जा मिलती कैसी है? श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के टूटने से माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हो एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसी ऊर्जा की मदद से जो है हमारा शरीर या फिर पक्षी का जो बॉडी है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो अब उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज तोड़ना होगा, जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है कंटिन्यूअस चलता रहे, तेजी के साथ चलता रहे, उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, रुकावट ना हो। इस कारण से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जाता है कि भाई ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है अलग ही रहो, कभी मिक्स मत हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है बहुत ही ज़्यादा है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में जो है किसी भी तरह का कोई बाधा ना हो, क्योंकि ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, जैसे कि सरीसृप है, जैसे कि उभयचर है,
इन सब में क्या होता है कि ब्लड अगर मिक्स भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वातावरण के हिसाब से चेंज होता है। तो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया हुआ है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी r इज इक्वल टू 2 इंटू में f होता है। अगर वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो फोकस दूरी भी 2 गुनी हो जाएगी। r सीधा समानुपाती है f के, तो अगर हम r बढ़ाएंगे तो f भी जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी, फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो फोकस दूरी बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। PVR के बीच सही संबंध क्या होगा? PVR वैसे सिनेमा हॉल भी है। भारत के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है सिनेमा हॉल के मामले में वो PVR का ही है। आई थिंक, कंफर्म नहीं हूँ, बट मैंने कभी सुना था। तो P इज इक्वल टू VI होता है। एक और फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू VI है, तो हम V के स्थान पर IR लिखेंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। I के स्थान पर हम लोग V बट्टे में R लिखेंगे तो V स्क्वायर बट्टे में R हो जाएगा। और यहीं पर मान लो एनर्जी का पूछ दे कभी, या फिर ऊष्मा का पूछ दे, तो कुछ नहीं करना होता है। ये जो VI है इसी में हम लोग T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में T से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सारे में क्या होगा? T से मल्टीप्लाई कर दो, I स्क्वायर RT V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू में T। तो सही फार्मूला हमारा A है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है और जनरली एक अवक्षेप मिलता है। हमेशा मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली क्या है कि एक अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। जनरली जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया अपने आप में एक अवक्षेपन अभिक्रिया भी होती है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखो आप, जो पहला विकल्प है हमारा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के बीच में, यहाँ पर देखो बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड मिला ना, जो अवक्षेप होता है वो अघुलनशील पदार्थ होता है, जो आपको एक जलीय विलयन मिलेगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, इसमें ये बेरियम सल्फेट एक ठोस होगा जो घुलेगा नहीं, तो यही अपने आप में अवक्षेप है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये रिएक्शन जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और ये जो अवक्षेप है ये व्हाइट कलर का होता है, श्वेत होता है। बाकी सारे देखो ये विस्थापन अभिक्रिया, सिंपली विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन से लेड ने विस्थापित कर दिया कॉपर को, क्योंकि लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। फिर यहाँ पर देखो आयरन भी ऊपर है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक भी ऊपर है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कॉपर का जो भी यहाँ पर विलयन है, चाहे कॉपर क्लोराइड का, कॉपर सल्फेट का, सब को जो है उसके ऊपर वाले जो धातु है सब के सब जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया उसके विलयन से। तो ये सारे क्या है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अब इस सवाल में एक रिएक्शन दी गई है कॉपर और नाइट्रिक एसिड के बीच में, प्रोडक्ट बना यहाँ पर क्यूप्रिक नाइट्रेट। क्यूप्रिक नाइट्रेट, जब क्यूप्रिक लिखा है मतलब कॉपर के पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्यू प्लस होता तो +1 होता, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल बनता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से देख लो कौन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए इसका संतुलन कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो पहला विकल्प है वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले विकल्प को आप चेक कर सकते हो कि ये संतुलित है या नहीं है, सब के सब संतुलित हैं। और संतुलन करने के लिए कोई ऐसा अलग से नियम नहीं है, ठीक है। संतुलन करने के लिए जो है केवल हिट एंड ट्रायल मेथड ही है जो सबसे बेस्ट है। मल्टीप्लाई करते जाओ, चेक करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, चेक करते जाओ, यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि हम लोग लगाते हैं। ऑप्शन मिलेगा हिट एंड ट्रायल मेथड, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पहले विकल्प में देखो कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी देखो 4 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 नाइट्रोजन है। इधर देख लो कितना है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देख लो यहाँ पर कितना है, 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, जिसमें 6 इधर है और 6 और फिर 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 6 4 10 2 12। तो ऐसे चेक कर दो, सारे के सारे जो है संतुलित है। हर एक जो एटम है संख्या में जितने लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो जो R है हमारा वो L के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो मान लीजिए प्रतिरोध पहले R था,
तार की लंबाई अगर 2 गुनी कर दी जाए तो सीधा संबंध है। तो पहले प्रतिरोध अगर r था तो बाद में 2r हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है आधा कर दिया गया है और उल्टा रिलेशन है, तो अगर इसको आधा किया जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, यानी जो प्रतिरोध है हमारा पहले का कितना हो जाएगा, 4 गुना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारा आंसर 4 गुना नहीं होगा क्योंकि हमसे सवाल में प्रतिरोधकता पूछा गया है, यानी कि रो पूछा गया है, हमसे ये आर नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है। तो ये जो रो है ये केवल और केवल टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इन सारी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है। तो डी हमारा आंसर। 2 गुना कर दो, आधा कर दो, कुछ भी कर दो, अपरिवर्तित रहेगी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील है, ये सही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों के दोनों जल में घुलनशील है, दोनों जल में घुलते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जो जलीय जीव जंतु है, जो जलीय पादप हैं, उन सबके जीवन के लिए। और हमारे बॉडी के अंदर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो घुलित अवस्था में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो दोनों घुलनशील है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुलनशील है ऑक्सीजन की तुलना में। पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है, जो कि 3 कार्बन वाला अणु है। ये बात भी आप जानते हो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। पायरुवेट जो है ये ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो है इसमें 3 कार्बन होते हैं। कोपिकाओं की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है। कोपिका जो हमारे लंग्स में है, कोपिकाओं में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान होने के लिए पहले वहाँ पर गैसों का पहुँचना होगा ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं का आदान प्रदान होता है। और ये आते कैसे हैं, ब्लड के थ्रू। तो वहाँ पर ब्लड का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा गैसों का एक्सचेंज हो सके। तो ये भी सही है। कोपिका कहाँ है, लंग्स में, फेफड़ों में, गुब्बारे जैसी जो संरचना होती है। श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है, गलत हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC जो श्वसन वर्णक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, RBC में होता है। डी हमारा आंसर गलत है ये, बाकी ये सारे सही हैं। इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कितने कोष है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये निकालना हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 हो जाएगा। 3 कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और संयोजकता भी 2 है। ए हमारा आंसर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 हो जाएगा। 3 कोष तो है लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2, 8, 5। 3 कोष तो है लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 2, 8, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 3 कोष तो है लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, इसीलिए आंसर ए है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से एक पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। एक पायरुवेट जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में यही आपसे पूछा है। तो देखिए एक ग्लूकोज जो है पहले पायरुवेट में टूटता है तो 2 पायरुवेट में टूटता है। ये सब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटता है, तो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट्स में टूटता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ऑक्सीजन के अब्सेंस में। अब ये जो 2 पायरुवेट्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। यही ATP तो हमें चाहिए। जो भोजन लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो ऊर्जा के जो है मुख्य स्रोत है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें इमीडिएट एनर्जी मिलती है।
तो यही होता है एनर्जी, यही एनर्जी हमें चाहिए होती है जो यहाँ पर रिलीज होती है। तो 6CO2 6H2, हमारा आंसर यहाँ पर 6 नहीं होगा, हमारा आंसर यहाँ पर 3 होगा। क्यों? क्योंकि हमसे एक पायरुवेट के विघटन से पूछा है ना, यहाँ पर तो 2 पायरुवेट के विघटन से इतने सारे मिलते हैं, एक ग्लूकोज के विघटन से ये सारे मिलते हैं, 2 पायरुवेट के विघटन से ये सारे मिलते हैं। हमसे एक पायरुवेट के विघटन से पूछा है, तो हमारा आंसर सबका हाफ हो जाएगा, बी हमारा आंसर। यदि किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे होंगे जिनके दिमाग पर ये क्लिक कर जाएगा, और बहुत सारे होंगे जो फटाफट से क्या करेंगे, लेंस ये दर्पण सूत्र लिखना चालू कर देंगे और बनाना शुरू कर देंगे। एफ जो है हमारा यहाँ पर -18 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो यू है हमारा वो -36 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखा गया है 36 सेंटीमीटर पर, ठीक डबल डिस्टेंस पर रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है। वक्रता त्रिज्या जो है 2 गुनी होती है ना फोकस दूरी की, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र पर जो है वस्तु को रखा गया है, और जब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, समान आकार का होता है। तो दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर पर हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है, जो थ्योरी आपको याद है उसी से काम चल जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 45 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।